चैप्टर 2 में हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, चैप्टर का नाम यह है कि चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस पे जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपके साथ, एक वर्ड को समझना चाहता हूं आपके साथ, वो है रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन? कुछ नया बनाना या फिर कुछ फिर से बनाना। नया बनाना इज कॉन्स्टिट्यूट करना, रिकंस्टिट्यूट मतलब कुछ बने हुए को दोबारा से बनाना। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं फर्म को। एक पार्टनरशिप फर्म होगी, उसको रिकंस्टिट्यूट करेंगे, उसका रिकंस्टिट्यूशन करेंगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कैसे हो सकता है वो देखना, केसेस क्या क्या बन सकते हैं जो आपके सिलेबस में, पहले हम उसकी बात करें। फर्स्ट, ए एंड बी पार्टनर्स थे और इनका रेशियो था 3:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब इन्होंने एक डेट पे बैठे, बोले यार बी साहब, ए बोला बी आप काम तो इतना करते नहीं हो, काम तो सारा मैं करता हूं। ठीक है, तो आप 1 शेयर भी क्यों ले रहे हो यार, 1/4 शेयर क्यों ले रहे हो? यहां पे बी का शेयर कितना है, 1/4 है ना यार। आपका नहीं जो प्रॉफिट शेयर है ना, अनरियलिस्टिक लग रहा है मुझे। तो काम करते हैं ना, आपका शेयर 1/5 कर दें, 1/5 शेयर कर दें, आपका शेयर 1/5 कर देते हैं। ठीक है, तो भी कह रहा चलो कोई बात नहीं यार, पैसा कुछ तो आएगा, चलो कर देते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे प्रीवियसली ए का शेयर था 3/4 और बी का शेयर था 1/4। अब शेयर हो गया बी का 1/5, तो ए का कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यानी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। तो यहां पे क्या हुआ, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन। पहले जो प्रॉफिट ए ले रहा था वो 3/4 ले रहा था, अब वो 4/5 लेगा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो बताना कितना परसेंट था ए का, पहले 75% था और अब ए का कितना है, 80% है। यस और नो? तो यहां पे एक के प्रॉफिट में इजाफा हुआ, कुछ इंक्रीज हुआ, दूसरे में डिक्लाइन हुआ। सो ऐसे केसेस जहां पे पार्टनर्स सेम है, पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, पार्टनर्स के पीएसआर में चेंज हुआ, उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। पहला केस। दूसरा, अभी ए एंड बी वही पार्टनर्स थे हमारे पास, रेशियो था 3:1। ठीक है, इनको लगा यार ये दो बिजनेस हम मिलके नहीं चला सकते, हमें एक नए पार्टनर की जरूरत है। ये बोले यार सी को अपने बिजनेस में एंट्री कराते हैं। ठीक है, यानी सी का क्या होगा, यहां पे एडमिशन होगा। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है यहां पे। यस और नो? अब सी को बोला गया कि यार सी आपका शेयर हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब A:B:C का जो भी शेयर होगा वो हम आगे देखेंगे एडमिशन में कैसे निकालते हैं, वो तरीके हैं। बट नए पार्टनर की एंट्री हो गई यानी एडमिशन हो गया, तो इसकी वजह से भी पीएसआर चेंज हो रहा है और एक पार्टनर भी फर्म में आ रहा है, तो यहां पे भी होगा रिकंस्टिट्यूशन। बात समझ आई? पक्का? केस नंबर 3 की बात करें। अब हमारे पास यहां पे ए, बी और सी पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी पार्टनर है। अब यार बी को लगा मेरा बहुत काम कर लिया मैंने, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो बी यहां से रिटायर हो रहा है। इसका मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसकी वजह से भी पार्टनरशिप में चेंजेस हो गए, तो इसे भी बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। आई बात समझ में? देखो यहां पे पार्टनर अपनी इच्छा से जा रहा है फर्म से। एक केस और होता है जहां पे पार्टनर प्रभु इच्छा से जाएगा, ईश्वर की इच्छा से। सी की होगी डेथ, सी चला गया, मजबूरी थोड़ी ना भाई कुछ उसकी, वो रात को ये सोच के थोड़ी ना सो जाता कि सुबह उठूंगा ही नहीं, मैं नहीं सोया था पर ऐसा हो गया। अब वो अगले दिन फर्म नहीं जा सकता क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। तो डेथ के केस में भी फर्म रिकंस्टिट्यूट होगा। ये आपके सिलेबस में। एक केस और होता है अमलगमेशन का, फिफ्थ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अमलगमेशन ऑफ फर्म क्या होता है मैं बता देता हूं। 2 फर्म थी जिसमें एक में ए एंड बी पार्टनर्स थे, रेशियो था 2:1। एक और फर्म थी, ये फर्म ए है,
ठीक है, यहां पे फर्म बी जिसपे सी एंड डी पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:1। अब मिला के एक नई फर्म बना दी गई जिसमें पार्टनर हो गए ए बी सी और डी, रेशियो मान लो यही हो गया 2:1:3:1। ठीक है, तो ये जो नई ये बन गई फर्म सी। अमलगमेशन, हिंदी में मतलब बताओ, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? अमलगमेट का मतलब क्या होता है? कुछ आ गया एक साथ, दो को मिला के एक नया बनाया, तो इसे भी बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। तो फर्म को भी, दो फर्म को लाके एक नई फर्म क्रिएट कर दी, सी फर्म, उसको भी रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है अमलगमेशन, ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, सीए में पढ़ेंगे या फिर बीकॉम ऑनर्स में पढ़ेंगे, नॉट इन सिलेबस। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या क्या है? पहला केस चेंज इन पीएसआर, सेकंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और लास्ट, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक ही चीज में डिफरेंस आएगा कि यहां पे हम डेट डिसाइड करके फर्म छोड़ सकते हैं, यहां पे बस वो डेट नहीं पता। तो जब भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है जनरली वो 31 मार्च को लेगा, जब पूरा ईयर खत्म हो जाएगा। पर डेथ में ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं तो 31 मार्च को ही डेथ करूंगा अपनी, पॉसिबल ही नहीं। तो बीच ईयर में चला जाता है। तो यहां पे ऑलमोस्ट सारा सिमिलर है, एक दो चीजें हैं जो हमें और एक्स्ट्रा देखनी पड़ती है, प्रॉफिट और वो सब चीजें, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, क्योंकि पार्टनर गाड़ी चलाते चलाते उसकी गाड़ी ऊपर पहुंच गई और 20 साल में हुआ उसके साथ ऐसा काम। ठीक है, तो ये था हमारे केसेस। तो हमारा जो फर्स्ट केस है आज वो है चेंज इन पीएसआर। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। पहले एक छोटी सी समरी दे देता हूं पूरे चैप्टर की। ये चैप्टर हम ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 क्लासेस में खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला तो हम इसमें निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये क्या होते हैं अभी देख लेंगे। सेकंड इसमें कैलकुलेट करेंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड हम इसमें कैलकुलेट करेंगे या देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को ट्रीट कैसे करेंगे। फोर्थ हम इसमें बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। फिफ्थ इसमें देखेंगे हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एंड लास्ट देखेंगे हम इसमें एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। बस ये इतना सा ही चैप्टर है। ठीक है, ये सिंगल क्लास का टॉपिक है, ये 2 क्लासेस में करेंगे। 1 क्लास इसकी हो जाएगी, 1 क्लास इसकी हो जाएगी, 3 क्लासेस इसकी होंगी और 1 क्लास इसकी। ओवरऑल हमारी इतनी ही क्लासेस लगने वाली। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो अब हमारे पास 3 रेशियो होंगे। पहला ओल्ड रेशियो जो रिकंस्टिट्यूशन से पहले रहा होगा, एक न्यू रेशियो जो रिकंस्टिट्यूशन के बाद रहा होगा, और उसके बाद या तो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग। ये रेशियोज रहने वाले हैं, इन्हीं से मिलके एक दूसरे से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एक दूसरे की मदद से। ठीक है, आप समझते, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स। ठीक है, और इनका पहले शेयर था इक्वल 1:1:1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक है, बाद में डिसाइड किया कि जो न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 3:2:1। ये हो गया मेरा न्यू रेशियो। ठीक है, अब नया रेशियो क्या है मेरे पास, 3:2:1। ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं ऊपर कैलकुलेट करता हूं तो सबका इंडिविजुअल शेयर 1/3 और 1/3 है, यस और नो। और अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो रेशियो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, तो
इस न्यू रेशियो की वजह से किसी पार्टनर को बेनिफिट हो रहा होगा और हो सकता है किसी पार्टनर को लॉस हो रहा हो, और हो सकता है कोई पार्टनर न्यूट्रल भी हो। तो उससे ही हम बोलेंगे कि अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए वो गेन हो गया, किसी को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए वो सेक्रीफाइस हो गया। तो आप किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हो। मान लो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? सेक्रीफाइसिंग। तो इसका मतलब नाम कह रहा है कि हम लोगों के नुकसान को कैलकुलेट कर रहे हैं, और दो सिनेरियो हमारे पास, एक प्रीवियस सिनेरियो और एक करंट सिनेरियो, और हम आज की बात कर रहे हैं, आज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज हम नुकसान कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा प्रीवियस सिनेरियो बेटर रहा होगा या करंट सिनेरियो बेटर है? प्रीवियस, यस और नो, यानी पिछला रेशियो मेरा बेटर होगा एज कंपेयर टू करंट। तो इसका मतलब अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बात करते हैं तीनों के हिसाब से। ए का प्रीवियस रेशियो यानी ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3 था, और न्यू रेशियो क्या है? 3/, बी का प्रीवियस रेशियो क्या था और करंट रेशियो क्या है? सी का। चलो कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम आता है आपको लेना, क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो अब ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा? 2 माइनस 1, ये आ रहा है। 2 माइनस 3/6 आ गया, तो ये क्या आ रहा है? -1/6 आ रहा है। बी का कैलकुलेट करें, एलसीएम फिर से 6 आ जाएगा, तो यहां पे भी 2 आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा? 2। तो ये तो 0 हो रहा है। इसका मतलब बी ने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, ये न्यूट्रल है। और हम वैसे भी चेक कर सकते थे, 1/3 माइनस 2/6 इज ऑल्सो 1/3, 2/6 इज ऑल्सो 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 इज 0 ओनली। इसका मतलब सी के पास जाना पड़ेगा हमें। एलसीएम क्या है? ऊपर क्या आएगा? 2 माइनस दैट इज 1/6। देखो सिनेरियोस क्या समझना यार। देखो अगर 3 पार्टनर्स में हमने इंटरचेंज किया है, तो जितना जिन लोगों ने मिलके सेक्रीफाइस किया होगा उतना ही कुछ लोगों ने मिलके गेन किया होगा। ऐसा नेट इंपैक्ट तो 0 आना चाहिए। अब इसमें से हमें बी जो था वो पता चला कि भाई साहब ने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ने जितना गेन किया उतना ही बी ने सेक्रीफाइस किया। देखो अब यहां पे पॉजिटिव आया ना बी का, सी का सॉरी। अब हमने निकाला क्या था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और वो पॉजिटिव आया। यहां पे पॉजिटिव नंबर दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है सेक्रीफाइस। और यहां पे जो नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब है यहां पे है गेन। जितना सी ने सेक्रीफाइस किया उतना ही ए ने गेन किया। आई बात समझ में? अगर मैं यहां पे गेनिंग रेशियो निकालता, आइए एक बार गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक बार गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो क्या हो जाता? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका मतलब करंट रेशियो इज बेटर देन द प्रीवियस रेशियो यानी ओल्ड रेशियो, क्योंकि गेन हुआ है, बेनिफिट हुआ है। तो अगर हम ए की बात ही कर लेते तो न्यू रेशियो है हमारा 3/6 माइनस 1/3। बी की बात करते तो 2/6 माइनस 1/3, एंड सी की बात करते तो 1/6 माइनस 1/3। तो ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो फिर से एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। यहां पे फिर से 0 हो जाएगा, और यहां पे -1/6 हो जाएगा। यस और नो? तो देखो हमने गेनिंग रेशियो निकाला और पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब यहां पे एक्चुअल में गेन है, और नेगेटिव आया तो यहां पे सेक्रीफाइस है। बात तो एक ही है। यस और नो? पक्का पॉइंट समझ आ गया? तो यहां पे हमारे पास गेन और सेक्रीफाइस इक्वल हो गया, ठीक है। बी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, कुछ गेन नहीं किया। बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब सर कैलकुलेशन पे जाने से पहले सर ये तो बताओ गुडविल होती क्या है? गुडविल है क्या? हाँ जी, सो गुडविल क्या है? क्लास 11th में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था, और मैंने हमेशा आपको ये बोला था कि क्लास 12th में समझेंगे गुडविल क्या है। गुडविल क्या होती है, तो बता सकता है? अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो कहता है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन की वजह से जो आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं ना, वही गुडविल है।
सिंपल बात, दोबारा बोलूं, मैंने बोला यार जो आपकी रेपुटेशन मार्केट में बन चुकी है ना, उससे आज आपके बिजनेस पे जो फेवरेबल इंपैक्ट आ रहा है या जो आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, वही आपकी गुडविल है। ठीक है, तो बात समझाओ सर और क्या हो सकता है। देखो गुडविल कैसे क्रिएट होती है, कब क्रिएट होती है और क्यों क्रिएट होती है। आप मार्केट में लॉन्ग टर्म से बैठे हो, लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, ड्यू टू लॉन्गेटिविटी, आपको बहुत टाइम हो गया बिजनेस करते हुए, आपकी एक रेपो मार्केट में बिल्ड हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर आ ही रहा है, उसको और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या हो सकता है, आपकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। और क्या हो सकता है सर, आप जिस लोकेशन पे हो वो लोकेशन सबको सूट करती है, लोकेशन इतनी प्यारी है कि सबके लिए इजी है टू कम्यूट, टू कम एट योर प्लेस, टू हैव द सर्विसेज और द गुड्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद बात कर सकते हैं और क्या हो सकता है सर, नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, या जो क्वालिटी ऑफ गुड्स आप दे रहे हो कॉम्पिटिशन ही नहीं है। नेचर ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की बात कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, अब मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, ये मैंने बोला कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट हो रही है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ यार। मैं अगर एक पॉइंट बोलूं, फ्यूचर कंपटीशन, फ्यूचर कंपटीशन अगर मार्केट में बहुत अच्छा है, इसका मतलब गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है, कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म से बिजनेस कर रहे हो, आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। कॉम्पिटिशंस एंट्री ले रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में सेम इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है, और आप एक पुराने प्लेयर हो उस मार्केट में। तभी तो हमने बात की लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस की, आप बहुत पुराने हो तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, जिसे हम बोलेंगे, उस बेनिफिट को ही हम बोलेंगे गुडविल। कहां थे बच्चे, चले। तो ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये हमने जो बात की, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मैंने आपको बताया था कल भी, लास्ट क्लास में भी, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना दिया है। 12th के अकाउंट्स के बोर्ड का पैटर्न हो गया है चेंज, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कर दिया है बोर्ड ने, सीबीएसई ने इंक्रीज। तो प्लीज ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं अब आपको बता रहा हूं ना, मैं लास्ट क्लास तक बताता नहीं था। रीजन, अब एनालिटिकल स्किल्स, इवैल्यूएशन स्किल्स पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो कहीं भी किसी भी पॉइंट से आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज समझो, जो पहले पेपर, जो पहले मैं अगर बात कर रहा हूं 44 मार्क्स का इजी पेपर आता था ना, वो अब 32 मार्क्स का कर दिया है। और एवरेज और डिफिकल्ट पेपर जो सिर्फ 36 मार्क्स का होता था, वो 48 मार्क्स का होता है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अब केयरफुली समझने हैं हर टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करता हूं। टाइप्स ऑफ गुडविल, बेटा दो टाइप्स की गुडविल होती है। फर्स्ट, परचेज्ड गुडविल, एंड सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं इसे, जो आपको विरासत में मिली है, इनहेरेंट। दो गुडविल होगी, फर्स्ट परचेज गुडविल, सेकंड इनहेरेंट या फिर सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं वन ऑन वन, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों कैसे हो सकती है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों बता रहा हूं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक ही यही है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट गुडविल, व्हाट आर दोज मेथड्स, हाउ वी आर गोइंग टू स्कोर 3 मार्क्स। एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं आपको, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन 110% आता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आना ही आना है बोर्ड में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन। ठीक है, करें आगे बात। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज गुडविल की। किसकी बात करेंगे, परचेज गुडविल की। बेटा परचेज गुडविल क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, नाम क्या है परचेज, क्या हो सकती है,
यार परचेज गुडविल वो गुडविल है जो हमने ली बाय मेकिंग सम पेमेंट, है ना, कुछ पेमेंट करके. सो गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट. सिंपल सी बात है, पेमेंट करके जो हमने गुडविल परचेज की आई, ठीक है, ये कब आती है? ठीक है, इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग लगा लो, स्टार लगा लो, कुछ भी लगा लो. इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस. जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हो ना, तब ये गुडविल अराइज होती है. कैसे कैसे एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, समझे, नोट कर लो, एग्जांपल समझते हैं. इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेसेस. ये जो पॉइंट लगा रहा हूं ना, ये बहुत ही प्यारे पॉइंट्स है जहां पे एमसीक्यूज पूछ सकता है या कहीं पे आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सकता है. तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलेंगे आपके जीजू, ठीक है, इसको आप बोलते हो ना जीज. जागो इंडिया जागो, ठीक है. ये पॉइंट्स में मैं आगे हमेशा ऐसे ही लिखूंगा, जीजू जीज, ठीक है, जागो इंडिया जागो. अब देख कर को याद आ गया अपने जीजू, मेरे बट हो गए ना कोई फ्रेंड के वो. ठीक है, सो सिंपल है, यहां पे आपको समझना है, ठीक है, कि यार कैसे परचेज. क्या मैं किसी के पास जाऊंगा, भाई साहब आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, 100 ग्राम पैक करके दे दो, उसकी पैसे दे देता हूं. इज इट पॉसिबल? हम किसी बिजनेस की गुडविल को कैसे परचेज कर पा रहे हैं? क्या मैं कहूंगा सर आपके बिजनेस में बहुत रेपुटेशन है, हाँ सर 1 किलो पैक कर दो. इज इट पॉसिबल? नहीं बेटा, जब मैं पूरा का पूरा बिजनेस ही एक्वायर कर दूंगा, तो जो उस बिजनेस की रेपुटेशन थी वो मेरी रेपुटेशन हो जाएगी, और उस रेपुटेशन के लिए मैंने कुछ पैसे दिए होंगे. वो कैसे दिए होंगे समझते हैं. आओ, मान लो एक है हमारे मिस्टर ए, ठीक है, अभी सिंपल एक लेमैन की तरह एग्जांपल ले लो, और एक बिजनेस फर्म है, बिजनेस एंटिटी है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट. सुना नाम, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट. ये हमारे शाहरुख सर की प्रोडक्शन फर्म है ना. अब शाहरुख सर की बड़ी रेपुटेशन है, और मैं अपनी एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता हूं. मैं भी चाहता हूं कि मैं मूवीज बनाऊं, प्रोड्यूस करूं, है ना. तो मैं क्या कर रहा हूं, अब सुनना, इस बिजनेस में कुछ एसेट्स थे, इस बिजनेस के कुछ एसेट्स थे. मान लो वो एसेट्स थे 5 करोड़ रुपीस के. कितने के थे? 5 करोड़ रुपीस के. और इस बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज थी, अज्यूम कर लो 2 करोड़ रुपीस की. तो आप मुझे बताओ इस बिजनेस की नेट वर्थ या नेट वैल्यू क्या है? 3 करोड़. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यस और नो. बट मिस्टर ए इस बिजनेस को परचेज करने के लिए जो एसआरके को पेमेंट कर रहे हैं वो है 4 करोड़ रुपीस. कितने हैं? कितनी है? तो यार सर आप एक बात बताओ, जिस बिजनेस की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है उसके लिए मिस्टर ए 4 करोड़ क्यों पे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन की वजह से. सो ये जो एक्सेस 1 CR है ना बच्चा, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल. ये अमाउंट ऑफ गुडविल है जो मैं पे कर रहा हूं. अगर अब मिस्टर ए ने इनको परचेज कर लिया, यस और नो, तो इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं? जर्नल एंट्री के थ्रू देखते हैं. ये जर्नल एंट्री आपके पूरे 12th में आपको काम आएगी. अब हमने एक बिजनेस परचेज किया, बिजनेस किसका था? एसआरके का था, तो मुझे जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. देखो अब मेरे पास क्या आया, ध्यान से समझना. मेरे पास एसेट्स आए, यस और नो. कितने के एसेट्स? देखो एसेट्स मेरे पास, मिस्टर ए के पास इंक्रीज हो रहे तो एसेट डेबिट हो गए. तो एसेट अकाउंट डेबिट कितने से? 5 करोड़ से. साथ में लाइबिलिटी भी आएंगी उस बिजनेस की, तो लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी, और कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड. तो 2 लाइबिलिटीज अकाउंट. कितने की? 2 करोड़ रुपीस की. यस और नो? पक्की बात है बेटा. अब एक बात बताओ, ये तो मैच नहीं हुआ, तो अब क्या करूं? नहीं, अब बात आएगी इसमें. देखो अब मुझे एसआरके को पेमेंट करनी है, मेरे लिए एक वेंडर खड़ा हो गया जिसे मुझे पे करनी है. तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक फर्म जिसको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है. तो उसके अकाउंट में मैं खड़ा कर दूंगा कितना? 3 करोड़ रुपीस. इतना ही मुझे खड़ा करना है. एट द एंड ऑफ द डे मेरी बैलेंस शीट में
एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से, कितने रुपीस की? 3 करोड़ रुपीस की। ये एंट्री समझ आ रही है आपको? फर्स्ट एंट्री समझ आई? हमने क्या किया, हमने उस फर्म के, उस बिजनेस एंटिटी के सारे एसेट्स एक्वायर कर लिए, क्योंकि हमने पूरा बिजनेस ले लिया तो उसकी लाइबिलिटीज भी ले ली। ठीक है, अब जो बैलेंस है मुझे उसको पेमेंट करना है, यस और नो? तो अभी मैंने एक लाइबिलिटी ली, अब मैं उसकी पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट कैसे कर रहा हूं देखना। सेकेंड एंट्री, मैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को पेमेंट कर रहा हूं, अकाउंट डेबिट। पर मैंने तो अभी बोला ना कि मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूं? 4 कर रहा हूं, यस और नो? तो पर मुझे रेड चिलीज को देने कितने थे, पर बैंक से मेरे कितने जा रहे हैं? तो ये 1 करोड़ जो जा रहा है वो जा रहा है मेरा गुडविल का। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? और गुडविल मेरे लिए अब एसेट हो गया, और एसेट तो मेरे लिए इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट ये हो जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में? तो ये जनरली ऐसे एंट्रीज होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, और इश्यू ऑफ शेयर्स में ये एंट्री पूछी जाएंगी। ये हम सेम एंट्रीज इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर में भी करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, वहां पे भी करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसे। ठीक है, बात समझ आई समीर? क्या किया हमने? हमने एक बिजनेस को एक्वायर किया, उस बिजनेस को एक्वायर करने के बाद हमें जो गुडविल आई, जिसके लिए हमने उसको 1 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट की, वही मेरी बन गई परचेज। आई बात समझ? चले आगे, पक्का? जिसे हम बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। ठीक है, ये गुडविल कुछ रीजंस की वजह से जनरेट होती है। वो रीजंस क्या है वो समझते हैं, जिसे आप उसके एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। फर्स्ट, ठीक है, लॉन्ग पीरियड, आप लंबे टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी गुडविल जरूर होगी मार्केट में, क्योंकि आप सरवाइव कर पा रहे हो। और क्या हो सकता है? अभी जो हमने फैक्टर्स पढ़े वही हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये हो सकते हैं हमारे रीजंस। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए कोई पैसा नहीं किया, कोई वैल्यू तो है नहीं अभी, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसे? बेसिकली सी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? जजमेंट पे ऑफ वैल्यूअर, जो इसकी वैल्यू कर रहा है। अब मैंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को वहां पे 1 CR पे किया, वो मेरे लिए तो परचेज गुडविल होगी, बट रेड चिलीज ने उसकी वैल्यूएशन लगवाई होगी। ठीक है, तो वैल्यूअर ने कुछ मेथड यूज किए होंगे इसके लिए। वैसे अगर देखा जाए तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, वो बात करता है इंटेंजिबल एसेट्स की। ठीक है, तो उसके लिए मेथड्स आते हैं। कौन कौन से मेथड्स है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और कब कब वैल्यू करते हैं गुडविल की? नीड फॉर वैल्यूएशन, फर्स्ट, वही सारे रीजन जो कल हमने बात किए थे। रिकंस्टिट्यूशन, अगर मैं बोलूं तो रिकंस्टिट्यूशन इज द ओनली रीजन। और रिकंस्टिट्यूशन में हमने बताया था आपको कि क्या क्या होता है। चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, when the firm is sold, firm बिक गई, या अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। मैंने कल बताया था ना, 2 फर्म मिलके एक फर्म हो गई, न्यू फर्म बन गई। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं हमारे गुडविल की कैलकुलेशन के, वैल्यूएशन के। सी, आप अपने स्कूल में ये सब टॉपिक पढ़ चुके होंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कहीं ना कहीं हो चुका होगा, बट आई कैन बेट जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो नहीं डिस्कस हुआ है। सीधा मेथड्स बता दिए गए होंगे, कैलकुलेट करवा दिए गए होंगे। लास्ट, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। मान लो एक फर्म थी जिसमें A और B पार्टनर्स थे, उसके बाद दूसरी फर्म थी जिसमें C और D पार्टनर्स थे। अब एक नई फर्म बना दी जिसमें ये सारे पार्टनर्स आ गए, A B C D। आई बात समझ में? तो उसे बोलते हैं एक नई फर्म का बनना, जिसे बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेट होगा। चले आगे, तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। मेथड्स
ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। बेटा 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड। तो सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहता है गुडविल कैसे निकालते हैं इस मेथड से। कह रहे हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले बात कर रहा हूं मैं एवरेज प्रॉफिट कि पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज तो सबको करना आता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट जितने की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मान लो एक ईयर का प्रॉफिट था 20,000, सेकंड का था 30,000 एंड थर्ड का था 40,000। तो 3 साल का एवरेज कैसे निकालेंगे। 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट, जो कि आएगा 30,000। तो हमने क्या किया, टोटल ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, यहां से निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि व्हाई एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल क्यों रहे हैं बेटा। किसी भी बिजनेस को असेस करने के लिए हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ही देखेंगे। ठीक है, गुडविल हमें निकालनी है, उसकी रेपुटेशन देखनी है, तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे ही देखा जाएगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस उसके पास्ट प्रॉफिट्स होंगे, तो इसलिए हम पास्ट प्रॉफिट्स का एवरेज करते हैं। अब बात आ रही है नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि जो गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपने लिए, वो हमें कितने ईयर्स तक बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब जो परचेज गुडविल हमारी आ रही है वो हमें कितना बेनिफिट देगी, कितने ईयर्स तक बेनिफिट देगी। तो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा, ये ऑलवेज मेंशन इन द क्वेश्चन कि कैसे करना है, कितने ईयर्स होगा। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यार हम जब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो सबसे सिंपल मेथड आता है, जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। सिंपल बात बोलूं तो ये मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड। करना क्या, बिल्कुल सिंपल टास्क है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, जो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे थे, वहां पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट गिवन थे, ईयर 1 2 3 4, और यहां पे हमें प्रॉफिट गिवन होते थे, मान लो 20,000 40,000 10,000 का लॉस एंड 50,000, कुछ भी गिवन होता था। ये एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होता है, ये डेटा गिवन होता था। अब जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहां पे हमें एक नई चीज गिवन होगी, वो होगी वेट्स। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक नई चीज गिवन होगी, वो होगी वेट्स। आपको क्वेश्चन बताएगा वेट्स, कितने ईयर्स की वेट्स है, वेट्स क्वेश्चन बताएगा। प्लस एक की नोट याद रखना है। की नोट क्या है, जो हाईएस्ट वेट होगा ना, ठीक है, वो हम असाइन करेंगे, असाइंड टू रीसेंट प्रॉफिट। मान लो मैं बात कर रहा हूं, ये ईयर है 1920, ये ईयर है 2021, ये ईयर है 21-22 और ये ईयर है 22-23। ठीक है, और वेट्स गिवन है हमें, कह रहा है एक ईयर के लिए 1 है 2 है 3 है 4 है, ये वेट्स गिवन है हमें। तो हम कह रहे हैं जो रीसेंट वाला ईयर है, वो रीसेंट ईयर कौन सा है, ये ईयर है, तो इसको सबसे हाईएस्ट वेट असाइन होगा। तो मतलब इसको अगर 4 होगा तो सबसे जो पुरानी वाला है इसको सबसे छोटा होगा, तो इस हायरार्की में कर देंगे इसको। बस हाईएस्ट वाला रीसेंट ईयर को देना है, उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर चलते जाएंगे बस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इतना सही टास्क है। ठीक है, आई समझ में। तो इसके थ्रू हम गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इनटू में भाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब बात आती है सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे।
ठीक है, तो कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है, जो आप प्रोडक्ट निकालोगे उसका टोटल करो, डिवाइड कर दो सम ऑफ वेट्स से। एग्जांपल करेंगे तो क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आई बात समझ में? तो फटाफट कोशिश करते हैं, जल्दी लिखेंगे। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट किसका है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट की ही बात करेंगे। तो प्रॉफिट होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, सम ऑफ वेट या टोटल ऑफ वेट बोल सकते हो, एक ही बात है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए मेथड की फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। यार हमारे को एक नए मेथड की जरूरत कब पड़ती है, जब प्रीवियस मेथड में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, प्रीवियस मेथड की अगर हम लिमिटेशन की बात करें, जो कि हमारा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड की पहले लिमिटेशंस को जान ले, तभी तो नए मेथड पे जाएंगे। देखो, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल निकाली थी, ठीक है, कैसे निकाली थी, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यस और नो? तो बेटा पहली लिमिटेशन तो यही है कि यार ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये कितना ले, तो ये हम ले रहे थे एस्टिमेशन बेसिस पे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड ऑन एस्टिमेशन ओनली, ऑन एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड बेसिस। यार ये तो एस्टिमेशन हर पर्सन की अलग हो सकती है या नहीं हो सकती, तो कुछ कॉन्क्रीट नहीं है हमारे पास यहां पे कि हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लेना है। तो पहली लिमिटेशन ये हो गई। दूसरा, हम एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब बात आती है यहां पे नंबर ऑफ ईयर, जो नंबर ऑफ ईयर्स ले रहे हैं फॉर पास्ट प्रॉफिट, ये कितना ले फिर, ये भी हम कोई जेन्युइन बेसिस पे, कोई फिक्स्ड बेसिस पे तो ले नहीं रहे। ठीक है, ये भी हमारा एस्टिमेशन है, तो ये भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, तो ये भी एक हमारी लिमिटेशन है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को ही इग्नोर कर दिया। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को इग्नोर किया। यार एक बात बताओ, एक सेम इंडस्ट्री में दो फर्म्स सेम प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ठीक है, सेम प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टू फर्म्स का, बिल्कुल, बट जरूरी तो नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम हो। कैपिटल एम्प्लॉयड सेम होना जरूरी तो नहीं है, नहीं है ना भाई। तो इसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए था, इस मेथड ने इसको इग्नोर कर दिया, तो ये एक और लिमिटेशन बन गई। बात करते हैं लास्ट लिमिटेशन की। यार लास्ट लिमिटेशन कहती है आपने तो सुपर प्रॉफिट को भी इग्नोर कर दिया। यार सुपर प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड। यार सुपर प्रॉफिट तो ओवर एंड अबव प्रॉफिट है ना, ओवर एंड अबव प्रॉफिट ऑफ योर फर्म जिसके लिए आप बात कर रहे हो, तब भी तो आप गुडविल निकाल पाओगे कि कुछ आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट से, जो सारी इंडस्ट्री में, ठीक है, सारी इंडस्ट्री में लोग कमा रहे हैं, तो आप उस नॉर्मल प्रॉफिट से ही तो ज्यादा कमा रहे हो, तभी तो आपकी गुडविल है। अगर आप ज्यादा कमा ही नहीं पा रहे तो गुडविल भी नहीं होगी, इफ नो सुपर प्रॉफिट। यस और नो? फिर यार सुपर प्रॉफिट कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? तो ये कुछ हमारी लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से हमें नए मेथड की बात करनी पड़ी, जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए बात करते हैं हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा क्या कहता है, कह रहा है ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। कह रहा है गुडविल कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, आप सबको समझ आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक नए मेथड की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि पिछले मेथड में कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया मेथड। कह रहा है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट सर फिर ये सुपर प्रॉफिट है क्या?
आओ पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कह रहा है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी फर्म्स कमा रही हैं सेम इंडस्ट्री में, ठीक है, वो हो गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट जो आपने कमाया, ठीक है, वो उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी फर्म्स अर्न कर रही है, तो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है फिर ये बता दो सर, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? देखो जिस इंडस्ट्री की आपके क्वेश्चन बात करेगा उसकी एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताएगा, ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉय कितनी होनी चाहिए कैलकुलेट करके बताएगा, या कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ डेटा दे देगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट होती है कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, ठीक है, इनटू में एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। एनआरआर होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप सबको पता होना चाहिए। क्या है सर तरीके बता दीजिए। लो आओ बता देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड स्टार लगा रहा हूं, पूरे 12th में काम आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल, देखो अज्यूम कर लो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का। ये बैलेंस शीट है, तो यहां पे हमारे एसेट्स होते हैं और यहां पे हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो लाइबिलिटी में यहां पे कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी आती है, और यहां पे नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट आते हैं। तो यहां पे हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो दो अप्रोचेज हैं, टू अप्रोचेज। तो फर्स्ट अप्रोच अगर हम एसेट साइड से देख ले, एसेट साइड, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं गुडविल? कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ऑल एसेट, ऑल एसेट्स ले लो, यानी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है, इसमें से लेस कर दो या एक्सेप्ट, कह रहा है एक्सेप्ट गुडविल आपको नहीं लेनी। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट आपको पता है जो रियल एसेट नहीं होते, जैसे हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं और बेटर वे में, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, आई बात समझ में? या फिर अगर आपको पता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल, तो आप लिख सकते हो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यस और नो। या फिर आपको पता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या होता है, टोटल एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, वो यही ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच हो गई, हाँ जी सर हो गई। सेकंड अप्रोच हो जाती है लाइबिलिटी साइड से। सेकंड अप्रोच की बात करते हैं, लाइबिलिटी साइड में बात कर लेते हैं। तो कह रहा है बेटा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बात कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जो भी हमारे रिजर्व्स हैं माइनस यहां से गुडविल कर देंगे, इफ एनी जो बुक्स में है, इफ एनी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, ठीक है, माइनस फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे, जैसे हमारा डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप किसी भी साइड से निकाल सकते हो आपकी गुडविल, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कैसे हैं आप सब? एक छोटी सी क्रिस्प सी वीडियो आपके लिए। देखो अब आपका 12th का एग्जाम और हो गया है कॉम्प्लिकेटेड, आपको पता है नोटिफिकेशन आई है, सीबीएसई ने बता दिया है कि अब जो बिल्कुल इजी वाला पेपर है वो सिर्फ 32 मार्क्स का आएगा, जो कि पहले 44 का आता था, एंड जो मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट पेपर है वो थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, प्लस एमसीक्यू भी थोड़े टेक्निकल हो सकते हैं, तो हमें कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है। इसलिए हम आज समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। देखो हम दोनों मेथड कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हम दोनों कर चुके हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पर दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, क्या बेसिस पे दोनों को हम डिफरेंट बना रहे हैं, जिसकी हमारी नीड पड़ी दोनों मेथड से कैलकुलेट करने की गुडविल। जिसमें सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करता हूं।
कह रहा है यार एवरेज प्रॉफिट है ना, ये एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट एग्रीड ईयर्स, जितने ईयर्स की बता दिया गया है क्वेश्चन में उतने ईयर्स का हमारा एवरेज है, चाहे 3 ईयर है या 4 ईयर है या 5 ईयर है, वो क्वेश्चन आपको बता देगा कि इतने ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो एवरेज सिंपल नॉर्मल जैसे हम एवरेज करते हैं, मान लो 2 ईयर की बात करें तो दोनों ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2, 3 इयर्स की बात करेंगे तो 3 इयर्स का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट हम वैसे ही निकालते हैं। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। ये सुपर प्रॉफिट नाम कह रहा है सुपर, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, कुछ तो ज्यादा होगा, तो कह रहा है दिस इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट की बात करें, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना वो कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से। और नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने आपको बताया वही प्रॉफिट जो मार्केट में सारे या इंडस्ट्री में सारी फर्म्स कमा रही हैं, ठीक है, हमारा उनसे ज्यादा कितना है। ठीक है, तो ये हो गया। बात करते हैं एनआरआर। एनआरआर क्या है? एनआरआर होता है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। क्या है ये? कह रहे हैं एनआरआर इज नॉट कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं किया जाता व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। एनआरआर को कर दिया गया है इग्नोर एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम। बट क्या इसको हमने सुपर प्रॉफिट में भी इग्नोर किया? नहीं, यहां पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इट विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एनआरआर का बहुत ही बड़ा महत्व है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। बात कर रहे हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। यार एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने देखा तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, क्या हम उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को रेलिवेंट बनाते हैं या कहीं लेते हैं, कहीं यूज करते हैं? नहीं करते ना, तो इट इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, यानी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। देखो हमने लिमिटेशन में भी बात की थी, जब हमने लिमिटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था तो वहां पे हमने ये बात ही की थी कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम या एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते टाइम हम कैपिटल एम्प्लॉयड को इग्नोर कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने इसको कर दिया है इग्नोर। बट क्या ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम भी इग्नोर होता है? नहीं यार, हम देखो ना, हम नॉर्मल प्रॉफिट जब निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर डिवाइडेड बाय 100, वही मेरी हो जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब है हम कंसीडर करके चलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट, तो हमने वही बात लिख दी। एंड लास्ट कह रहा है रेलिवेंट फॉर वैल्यूइंग गुडविल। यार क्या एवरेज प्रॉफिट रेलिवेंट है गुडविल कैलकुलेट करते टाइम? है तो कौन से मेथड में, कितने मेथड में, उसकी बात कर रहे हैं। तो यार देखो एवरेज प्रॉफिट तो ऑब्वियसली रेलिवेंट तो है हर मेथड में, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, या जब आगे हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे उसमें भी हमारा एवरेज प्रॉफिट यूज होगा। तो इसका मतलब हम तीनों मेथड में एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर जरूर करके चलेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, चाहे मेथड कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड। बट सुपर प्रॉफिट की बात करें तो क्या सुपर प्रॉफिट भी हर मेथड में आ रहा है? नहीं सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो सुपर प्रॉफिट को इग्नोर ही किया था, यही एक हमारी लिमिटेशन भी थी। तो इसका मतलब है कि सुपर प्रॉफिट हर मेथड में नहीं आता, तो सुपर प्रॉफिट कहां आता है? एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को यूज करते हैं, दूसरा कैपिटलाइजेशन में एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है उसमें हम इसको इंक्लूड करके चलते हैं। तो इसका मतलब ओनली 2 सर्कमस्टांसेस है जहां पे हम सुपर प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देंगे, जहां पे उसका इंपैक्ट आएगा, जहां पे उसका रोल है, या हम उसको कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। तो वो क्या है? एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई बात समझ में? तो ये हमारे की डिफरेंसेस हैं एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट में। बात करेंगे आज कैपिटलाइजेशन मेथड की और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के टॉपिक को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं for calculation of goodwill. One is capitalization of average profit method and second is capitalization of super profit method. ठीक है, दोनों मेथड को समझते हैं वन ऑन वन करके। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि जो 2 हमने मेथड किए थे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये थोड़ा स्मार्ट मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने कैपिटलाइज करना है हमें दोनों मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये समझते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, बेटा आगे आगे पीछे नहीं जाना, आगे। तो एक एक करके पहले मेथड को समझते हैं, क्या दिया है मेथड में, क्या मांग रहा है, कैसे निकलेगा, सब समझते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ये बात याद रखना, मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ओपन योर नोटबुक्स यार प्लीज, जल्दी यार। चलेंगे, तो फर्स्ट मेथड को ले रहा हूं मैं कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है,
इस मेथड से पहले गुडविल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं, हम फॉर्मूले के छोटे छोटे पार्ट्स को समझेंगे। कह रहे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कह रहे गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बात करते हैं ये लगाना स्टार, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ये वैल्यू कैसे निकालें, ये है क्या पहले इसे समझते हैं और फिर इसे कैलकुलेट करते हैं कैसे, वो बताते हैं। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है दोनों समझते हैं एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मेथड है बोर्ड्स में। ठीक है, क्या है समझना, कि स्टार को समझते है क्या। कह रहे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पहले समझते हैं, फिर बताता हूं है क्या। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इनटू 100। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या है समझना प्लीज। ठीक है, एक्सप्लेन करूं, सबका ध्यान सामने, राइटिंग पार्ट सब छोड़ देंगे। कह रहे यार देखो मार्केट है, ये देखो ध्यान से समझना। एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं। ये एक इंडस्ट्री है, ये है हमारी एक इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें बहुत सारी फर्म है, फर्म ए, फर्म बी। देखो एक इंडस्ट्री है तो सारी फर्म सिमिलर काम कर रही है, फर्म सी एंड हमारी फर्म। ठीक है जी, ध्यान से समझ। कह रहे हैं हमारी फर्म कितनी है, ये है, और ये बाकी सिमिलर फर्म है जो हम काम कर रहे हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो इस फर्म का एवरेज प्रॉफिट है, इस इंडस्ट्री में हर फर्म का एवरेज प्रॉफिट है मान लो 50,000 रुपीज। कितना है, 50,000 रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, सब फर्म, मैं पूरी इंडस्ट्री में सारी फर्म्स की बात कर रहा हूं। तो एवरेज प्रॉफिट है सारी फर्म्स का इस इंडस्ट्री में 50,000 रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है ना कि यार 50,000 जो कमाया हर फर्म ने, वो ऑन एन एवरेज 10% होगा टोटल लागत का। लागत मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, यस और नो। मतलब इसका मतलब अगर मुझे इस हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकता हूं 50,000 डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज 5 लाख रुपीज, यस और नो। मतलब इस इंडस्ट्री में सारी फर्म्स को अगर 50,000 कराना है तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही कहना चाह रहा है ये, हाँ या ना। तो इसी को बोलते हैं बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। का मतलब क्या है, मतलब एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, लिख रहा हूं मैं यहां पे, कमाने के लिए जनरली इस इंडस्ट्री में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो क्या है मेरा, इसे ही बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब जितना पैसा मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में जो सब एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुझे भी अगर कमाना है तो उसे क्या बोलूंगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। कह रहे गुडविल कैसे निकाली हमने, गुडविल निकाल रहे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जितना लगाना पड़ेगा, मान लो 5 लाख में से माइनस कर दो आपने कितना लगाया। तो जनरली मैंने कम लगाया होगा तभी मेरी गुडविल होगी। मान लो मैंने 3 लाख रुपीज लगाया, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेरी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड थी 3 लाख रुपीज। इसका मतलब जो सबको कमाने के लिए 5 लाख लगाना पड़ रहा था, वो मुझे कमाने के लिए कितना लगाना पड़ रहा है, 3 लाख। इसका मतलब वो क्यों लगाना पड़ रहा है, मतलब मार्केट में मेरी रेपुटेशन है, और वो रेपुटेशन ही क्या है, मेरी गुडविल। तो दोनों के डिफरेंस को ही हम बोल देंगे गुडविल। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोल रहा हूं, गुडविल। इसका मतलब क्या है, इस मेथड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर मैं मेथड की एक्सप्लेनेशन दूं, मेथड एक्सप्लेनेशन लिखना ये बहुत जरूरी है। अभी दिखा देता हूं बच्चे, लिख ले, ठीक है, अभी दिखा। इस मेथड की एक्सप्लेनेशन है कि एवरेज प्रॉफिट मार्केट में जो सब कमा रहे हैं, जो सब अर्न कर रहे हैं, उसको कमाने के लिए कितना पैसा
इन्वेस्ट करना चाहिए, माइनस मेरी फर्म ने कितना इन्वेस्ट किया, जो कि जनरली कम रहा होगा मार्केट से, तभी तो मेरी क्या आ रही है, ये बैलेंसिंग फिगर ही मेरी बन जाएगी गुडविल। ये है इस मेथड की एप्लीकेशन और एक्सप्लेनेशन। बात समझ आई? यस और नो? अब ऊपर वाला देख लो, और ये एक्सप्लेनेशन प्लीज जरूर लिखना के लीजिए, इससे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम पहले दोनों मेथड को समझ रहे हैं, फिर दोनों मेथड से क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में? प्रियांशी समझ आया बच्चे? एक्सप्लेनेशन में लिखना, ये पूरा जो एग्जांपल लिया है मैंने सब लिखना प्लीज। हाँ, बात तो वही है ना। इसको लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, यही तो होगा, तभी तो आया ये। परसेंट को अगर आपको चेंज करना है फिगर्स में तो 100 से करोगे ना, तो वही किया। मैथमेटिक का रूल तो यही कहता है ना ऐसे करने के लिए। 50,000 डिवाइडेड बाय 10 बाय 100 हो जाता, इसको मुझे ऊपर लेके जाना होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 बाय 1 ही तो होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कह रहा है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। इससे डायरेक्ट निकल जाएगी। देखो क्यों, पहले समझना बेटा। सुपर प्रॉफिट तो ऑलरेडी ओवर है ना, बहुत प्रॉफिट होता है मार्केट में। तो सुपर प्रॉफिट कैसे होता है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा इसका मतलब तो ये है ही ना, ऑलरेडी मैं मार्केट से ज्यादा कमा रहा हूं, तो उसी प्रॉफिट को मैंने कैपिटलाइज कर दिया बस, डायरेक्ट। तो गुडविल आ गई मेरी। आई बात समझ में? तो इसकी भी मेथड एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं मैं यहां पे। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो बाकी फर्म्स मार्केट में अर्न कर रही हैं, उससे ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। सो मैंने उसी प्रॉफिट को, उसी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। हम आपको आज जो नए टॉपिक के साथ लेके आए हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन या इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पीएसआर चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो यार अब जो हमारे रिजर्व्स, हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस की भी मैं बात कर लेता हूं, तो उस पे जो राइट होना चाहिए वो आइडियली शेयर से चेंज होने से पहले वाले रेशियो में होना चाहिए। तो इसलिए जनरली क्या करते हैं लोग, अपना रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी है एज द केस में भी, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने ओल्ड रेशियो में। और अगर कभी कभी कंडीशन ये लगा दी जाती है बाय क्वेश्चन कि यार आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है उसको हम आगे चेंज इन पीएसआर के थ्रू गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में बांट लेते हैं। तो इसका मतलब कहने का है यहां पे बन जाते हैं दो केसेस। केस नंबर 1, केस 1 व्हेन रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना प्लीज, ठीक है, आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। अब बेटा देखो, कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो करंट अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपको पता है, मुझे बार बार दोबारा नहीं बतानी चाहिए वैसे ही बार, ठीक है, मैं भी क्या करूं, बता ही देता हूं, मुझे लगता है आप रह ना जाओ, भूल ना जाओ, ठीक है। एंड सेकंड केस 2 व्हेन यही रिजर्व्स accumulated profits are not to be transferred to capital account। बट एक बात समझना, ये दो केस लिए मैंने आपके सामने। अब हमने बोला कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसका मतलब क्या है? मतलब बता देता हूं मैं आपको। मतलब जो रिजर्व्स हमारे पास है ना, जो रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज द केस में भी जो हमारे पास है ना, उन्हें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग पार्टनर्स। किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। ये काम हो गया। और अगर हम इस सेकंड केस की बात करते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब MTLB मतलब नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट। मतलब सर इसका क्या मतलब? जो भी रिजर्व या जो भी अमाउंट आपको देना था, जो पेएबल है, पेएबल, ठीक है, उसे
आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जिसकी वजह से देखो जिस पार्टनर को गेन हो रहा है या जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है वो आपस में नेट इफेक्ट का, नेट बैलेंस का लेन देन कर ले। बस जो पेएबल है ना उसका नेट बैलेंस का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, बस ये कहना चाह रहा है। और बैलेंस शीट में अपने रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को इंटैक्ट रहने देते हैं, बस इतना ही कहना चाह रहा है। सर ये थोड़ा सा ना थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल समझाओ। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाते हैं। पहले जब केस 1 की जनरल एंट्री देखते हैं उस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर केस 2 की जनरल एंट्री देखते हैं फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। पहले बात कर रहा हूं मैं आपके सामने केस 1 की जनरल एंट्री, ठीक है जी। जनरल एंट्री कर लेते हैं। पहला मैं सिर्फ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं, मैं लॉसेस की बात नहीं कर रहा। पहले मैं बोल रहा हूं फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो बेटा जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सो इन दोनों रिजर्व्स का ट्रीटमेंट अलग होगा। एक वीडियो आपके लिए स्पेशल इन दोनों रिजर्व्स पे रहेगी, सेपरेट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो ही होने वाली है आपके लिए, जिसमें हम इन दोनों रिजर्व्स की बात करेंगे, ठीक है। दोनों को ट्रीट कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारे केसेस इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अगर मैं नॉर्मली मैं अज्यूम करके चलता हूं अभी के लिए नॉर्मल रिजर्व्स हैं और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस में बी, कैपिटल करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि इस पे तो पुराने पार्टनर्स का ही पुराने रेशियो में राइट रहा होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया जब हमने बात की कि हमने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। अब हम बात करते हैं अगर हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ठीक है जी। तो क्या करेंगे? तो बेटा जो भी हमारे लॉसेज है वो भी हम रिकवर करेंगे अपने पार्टनर से ही। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, यानी पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस होता है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हमारे एक तरीके से वही है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की बात करके चलते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 2, ठीक है। पहले जनरल एंट्री की बात कर रहे थे तो जनरल एंट्री बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग वाला काम, तो जनरल एंट्री हो जाती है उस केस में। जनरल एंट्री, बेटा एक बात बताओ, जो गेन कर रहा होगा उसको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको अमाउंट मिलेगा, तो जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, जो देगा उसकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द जनरल एंट्री। तो आज हम बस उन दोनों रिजर्व्स के बारे में बात करने आए हैं, जिसमें फर्स्ट रिजर्व आ जाता है हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ये सब इस बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और आईएफआर क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। बट प्लीज आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और वीडियो को शेयर भी कर देना फ्रेंड के साथ, अच्छी लगेगी, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की। सर आपने जो बात बोली बड़े हम्बल वे में बोली, क्या कर सकते हैं, आपसे जिद तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने करनी तो अपने मन की है ना, तो इसलिए चलिए बात करते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, समझिएगा। देखो यार बहुत सारी कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, जैसे हम ऐसे बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारी फर्म है और ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। ये हमारी फैक्ट्री है, यहाँ से काम हो रहा है, इस फैक्ट्री में काम हो रहा है, यहाँ पे बड़ी सारी मशीनरी है, कुछ इस तरीके से मशीनरी है, ये देखो ये रोलर है, यहाँ पे बड़े सारे वर्कर्स काम करते हैं, ओके। और एक वर्कर यहाँ पे काम कर रहा था, इस मशीनरी पे काम कर रहा था, और इस मशीनरी पे काम करते टाइम इसको लग गई चोट, ठीक है, ब्लड आने लग गया। अब बेचारा आप खुद बताओ बेटा यार, ये छोटा सा प्यारा सा वर्कर हमारा जो कुछ पैसे कमाता है अपना इलाज कैसे करा पाएगा। तो ये फर्म्स ऑफर करती हैं कि यार कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है
तो हम यानी एज अ फर्म उसका खर्चा उठाएंगे। इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर कल को कोई वर्कर को लेके कुछ मिसहैपनिंग होती है और उसकी लायबिलिटी आती है तो कंपनी इस रिजर्व से पैसा उठा के उसको कंपनसेट कर देती है। आई बात समझ में? फर्म कंपनसेट कर देती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बनाई किस लिए जाती है? टू हेल्प वर्कर्स ऑन मिसहैपनिंग वाइल वर्किंग परफॉर्मेंस। आई बात समझ में? इसलिए हमने ये क्रिएट करके रखा हुआ है। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये सिर्फ रिजर्व इसलिए बनाया जाता है। अब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक फर्म है जिसमें ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है इक्वल। ठीक है, अब क्या था, देखो फर्म ने एक रिजर्व क्रिएट कर रखा है WCR का 50,000 रुपीज का। ठीक है, तो अब कुछ केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1, केस 1 कह रहे व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट WCR, इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं आई, इसका मतलब जो क्लेम था वो जीरो है, क्लेम जीरो। तो बेटा जब क्लेम जीरो है तो इसका मतलब ये रिजर्व यूज कहीं हुआ नहीं, तो टोटल रिजर्व देखो, चाहे हम PSR चेंज कर रहे हैं या एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, हो तो रहा रिकंस्टिट्यूशन है ना, तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे देखो ये तीनों केस सेम रहेंगे। WCR का केस एडमिशन के टाइम पे, PSR के टाइम पे और रिटायरमेंट के टाइम पे सेम रहेगा। तो WCR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो ये हो जाएगी, जनरल एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो करंट अकाउंट ले लेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों लिख देता हूं मैं आपके लिए, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना था अमाउंट? 50,000, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 25,000। केस नंबर 1 में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलें आगे, तो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन लायबिलिटी अगेंस्ट WCR इज लेस देन WCR, मतलब WCR 50,000 बट इस बार जो क्लेम है ना वो है 20,000 रुपीज का। आई बात समझ में? तो क्लेम है पर लेस देन WCR है, तो इस केस में जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी? जर्नल एंट्री। बेटा देखो पूरा का पूरा WCR तो जाएगा ही, WCR अकाउंट डेबिट। पहले जितना हमारा क्लेम है WCR से पैसा वहां देंगे, उसे बोलते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम, WCC। मैं पहली बार तो पूरा लिख देता हूं, सेकंड टाइम आपको खुद बता दूंगा WCC, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। टू जो पार्टनर्स हैं उनको मिल जाएगा बचा हुआ पैसा टू एज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में भी बीज कैपिटल अकाउंट। था कितना बेटा? 50,000 था, क्लेम कितना था? 20,000, तो बच गया 30, किस रेशियो में जाएगा? इक्वली, दैट इज 15,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें फिर आगे, यस चलते हैं आगे। केस नंबर 3 ले लेते हैं। व्हेन क्लेम इज इक्वल टू WCR, जितना WCR है उतने का ही क्लेम है, तो बेटा इसका मतलब है पार्टनर्स को तो कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा क्लेम में चला जाएगा पैसा। वही WCR 50,000, क्लेम भी 50,000, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 50,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं केस नंबर 4 और लास्ट केस जो हमारा उसको डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 4, इस टाइम पे जो क्लेम है WCR से ज्यादा है। कह रहे व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, जैसे कि WCR 50 है बट क्लेम 70 है, तो बेटा इस केस पे क्या करेंगे? अपनी लाइबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। जनरल एंट्री 2 हो जाएंगी, मल्टीपल जनरल एंट्री होंगी इसमें, ध्यान से समझना। पहला तो WCR अकाउंट डेबिट, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
टू WCC अकाउंट 50,000, 20,000 एंड 70,000, क्योंकि क्लेम का तो पैसा 70,000 देना ही है ना, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो रिकवर किससे करेंगे, पार्टनर से ही करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 इक्वली जाएगा, तो 10,000 10,000 20,000, ठीक है जी। ये हो जाते हैं हमारे सारे केसेस ऑफ WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलें आगे, चलिए बात करते हैं अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। किसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम IFR भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये क्यों रिजर्व बनाया जाता है पहले मैं बता देता हूं। देखो ये हमारी फर्म ने इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो अब इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंटैक्ट रखने के लिए, बुक वैल्यू इंटैक्ट रखने के लिए, ठीक है, हम एक रिजर्व बना देते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो भी ऊपर नीचे होता है इस रिजर्व से सेटल करते हैं। तो इस केस में इस रिजर्व के लिए हम 3 केसेस बनाते हैं। पहला केस नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, नो चेंज इन मार्केट वैल्यू और नो चेंज इन मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल, बेटा देखो ये है मेरी बैलेंस शीट, इसमें इन्वेस्टमेंट है 100K की, यहाँ पे IFR है 20K का, ठीक है। ये एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है और हमें पता चला मार्केट वैल्यू भी 100K है। तो बेटा IFR वही पार्टनर्स A एंड B हैं, A एंड B पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयर, ठीक है। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। हमें देखनी है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होगी यार, IFR का यूज नहीं हुआ तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना था 20,000, दोनों पार्टनर्स इक्वल हैं 10,000 एंड 10,000, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, केस नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं। तो केस नंबर 2 की बात करते हैं अब। चलिए केस नंबर 2, ऊपर वाला ही सारा केसेस को चेंज करता जाऊंगा मैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में चेंज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम हो रही है। और इसके सब केस बनाते हैं। पहला कह रहे डिक्रीज इज लेस देन, जो डिक्रीज हुआ वो IFR से कम हुआ डिक्रीज। एग्जांपल के लिए जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 90,000 और IFR 20 था, तो मार्केट वैल्यू में डिक्रीज जो हुआ वो 10,000 हुआ, यानी लेस देन IFR हुआ। तो जनरल एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट, जितना डिक्रीज पहले इन्वेस्टमेंट में हुआ पहले इन्वेस्टमेंट को सेटल करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बचा हुआ पार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। IFR था हमारे पास 20,000 का, इन्वेस्टमेंट में जो डिक्रीज हुआ वो 10,000, तो बचा हुआ इक्वली शेयर कर देंगे हम दोनों पार्टनर्स में, उनकी कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट, एज द केस में भी, आप जानते हैं, ठीक है। केस 2 का सब केस A1 में कोई दिक्कत नहीं, तो सब केस 2 देखते हैं। जो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFR के इक्वल हुआ चेंज, ठीक है। तो बेटा जब IFR के इक्वल हुआ तो सारा का सारा IFR हम इन्वेस्टमेंट से सेटल कर देंगे, कोई पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मैं बोलता हूं अगर मार्केट वैल्यू हो गई है 80,000 रुपीज, यानी बुक वैल्यू 1 लाख थी, ये 80 हो गया, 20,000 का डिक्रीज हो गया, तो जनरल एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 20,000, कोई इशू नहीं। इसका सब केस 3 बनाते हैं। कह रहा है डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू इज मोर देन IFR। मतलब अगर मैं बोलूं मार्केट वैल्यू है ये हो गई है 60,000, ठीक है, यानी 40,000 का डिक्रीज हो गया, तो बेटा इसको भी हम रीवैल्यू के थ्रू ही काम करेंगे, रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। IFR कितना
20 था, रिवैल्यूएशन से 20 आएगा, 40,000 जो डिक्रीज था उसको करेंगे सेटलमेंट। और जो इसकी सेकेंड एंट्री होगी वही रिवैल्यूएशन का जो लॉस है कहाँ से लेंगे, पार्टनर से लेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट 10,000, 10,000 टोटल 20,000। ये केस नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। अनलाइक WCR एक नया केस बनता है। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी तक हमने बोला नो चेंज या डिक्रीज, यार इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज भी हो सकती है ना। तो केस नंबर 3 वही है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब अगर मैं बोलूं मार्केट वैल्यू हो गई है 1,20,000 रुपीज, आई बात समझ में 1,20,000 हो गई है। तो बेटा क्या होगा, अगर मार्केट वैल्यू 120 हो गई है तो इंक्रीज हुई है, तो IFR तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि IFR का तो यूज हो ही नहीं रहा, तो 20,000 पूरा का पूरा पहला तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 10,000 10,000 में, ठीक है। एक तो ये एंट्री। दूसरा, क्या अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज ना करूं, उसको भी तो रिवैल्यू करूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन गेन होगा हमारा कितने से बेटा, 20,000 से, यस और नो। तो ये रिवैल्यूएशन का गेन जो हुआ उस पे किसका राइट है, पार्टनर्स का। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इस केस में हो जाती है 3 एंट्रीज। तो थर्ड एंट्री बन जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 किस रेशियो में जाएगा, इक्वली, तो 10,000 10,000। ये हो जाता है हमारा लास्ट केस ऑफ IFR। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्वेस्टमेंट में नो चेंज होगा तो क्या करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 3 सब केस क्या क्या बनाएंगे, और अगर इंक्रीज हो रही है तो 3 जनरल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो आज हमने जो पढ़ा वो था WCR एंड IFR, इन दोनों के स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी या रिकंस्टिट्यूशन की बात आएगी तो हम इसके अकॉर्डिंग करके चलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे जल्दी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड उसकी जनरल एंट्री और उसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन। तो आप करते रहिए और हम आपसे मिलते रहेंगे। मैंने फिर बोला ये कॉमन टॉपिक जरूर है। कॉमन टॉपिक किसमें, ये हमें PSR में भी करना है, ये हमें एडमिशन में भी करना है, और ये हमें रिटायरमेंट में भी करना है। वही तो सस्पेंस है। टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन नाम कह रहा है रीवैल्यू करना, मतलब क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, क्या क्या रिवैल्यू का मतलब क्या। मेरी तो इंग्लिश बड़ी वीक है, तुम्हारी तो अच्छी है, बताओ क्या होता है रिवैल्यूएशन का मतलब। सिंपल सी बात बताता हूं, देखा हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। पहले बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं, यस और नो। सो बेसिकली हम इन दोनों को रिवैल्यू करेंगे। हम बोल तो रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट ये दोनों के लिए बनाएंगे, बट एक्चुअल में रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, क्योंकि वैल्यूएशन तो हम एसेट की निकाल सकते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, पर लायबिलिटी का होता है रीअसेसमेंट, ठीक है। तो द टॉपिक इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेसिकली ये सब हम एक ही अकाउंट के थ्रू करते हैं, जिस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम आज के टॉपिक में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 नंबर तो आएगा ही आएगा भाई, रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों काम हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्या होगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगले 3-4 मिनट में डिस्कस करूंगा। पहले बात करता हूं ये हो क्या सकता है। आपके सामने है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बेटा ये है मेरे कुछ एसेट्स और यहां है मेरी कुछ लायबिलिटीज, ठीक है जी। सिर्फ 6 केसेस बनाऊंगा,
6 आइटम्स लूंगा और रिवैल्यूएशन खत्म कर दूंगा। ध्यान दोगे तो, ठीक है। आपके सामने बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं बेटा। अगर मैं किसी चीज की रिवैल्यूएशन करना चाह रहा हूं, किसी एसेट की रिवैल्यूएशन करना चाह रहा हूं, यानी वैल्यू को दोबारा से चेक करना चाह रहा हूं, तो वैल्यू या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। यस और नो, ये दो ही केस बन सकते हैं। अगर मैं अगर मैं रीवैल्यू कर रहा हूं तो मुझे लगा है ना उसमें कुछ चेंज हुआ है, तो फिर वो एज इट इज रहेगी, कोई बात नहीं। वे ऐसे 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 कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। आपने हमें इतना इंपॉर्टेंट बात बताई, थैंक यू, ठीक है। या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। सेम ऐसे ही लाइबिलिटी के साथ हो सकता है कि लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए या लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? पक्का। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब आप देंगे। देखो ये 4 केस आपके सामने है, इसमें से 2 केस में आपका बेनिफिट है और 2 केस में आपका लॉस है। तो मुझे बताना बेनिफिट किस किस केस में है। एसेट का इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, क्या आपका बेनिफिट नहीं है? कि यार मेरा एक क्रेडिटर था जिसको मैंने 20,000 रुपए दिए थे, ठीक है, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू आया, उसने बोला जाओ आपका जो भी पैसा है वो सब माफ कर दिया। कितनी अच्छी बात है, हो सकता है ना। तो इसका क्या मतलब है, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और मुझे बेनिफिट हुआ। यस और नो। और अगर मुझे लॉस होगा तो कौन से 2 केसेस में होगा? एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना एंड लाइबिलिटी की वैल्यू। यस और नो, पक्का। रिवैल्यूएशन में जो मैंने आपको बताया 6 पॉइंट है, उसमें से 4 पॉइंट ये है। आपको आता था ये बात तो, ठीक है। यस और नो, पक्का। 4 केस कोई इशू? समीर जी कोई इशू 4 केस में? या तो एसेट इंक्रीज या एसेट डिक्रीज या लाइबिलिटी इंक्रीज या लाइबिलिटी। चलो अब एक और बात बताओ यार, ये अकाउंट्स बना कौन रहा है? एक पर्सन बना रहा है, कॉमन मैन। ये अकाउंट्स कौन बना रहा है? कॉमन मैन बना रहा है। भाई कॉमन मैन, इससे एरर हो सकते हैं नहीं हो सकते? यस और नो? एरर एरर एरर। और एरर क्या हुआ? इसने आपकी बैलेंस शीट में एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, नोट रिकॉर्डेड। या ऐसा हो सकता है लाइबिलिटी को भी ना रिकॉर्ड किया हो सकता है नहीं हो सकता? यस और नो? अब आपको पता चल गया, अब पता चल गया तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये है 2 केसेस आपके सामने। कौन से केस में आपको बेनिफिट है और कौन से केस में लॉस है? एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे जो कि बैलेंस शीट में नहीं था तो बेनिफिट है, और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो नुकसान है, करनी तो पड़ेगी, है ना। तो बेटा 4 केस ऊपर 2 केस ये, यही 6 केस है। पहले 4 एसेट का इंक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना। दूसरा लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना। नेक्स्ट 2 अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब देखो क्या है ये, अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान से सिर्फ सामने। अगर अब मैं बोल रहा हूं एक अकाउंट है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से है, अभी कुछ नहीं लिखेंगे आप लोग, वही पापा वाला फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये इसकी डेबिट साइड है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो हमारे पास 6 चीजें हैं जो इस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। क्या क्या? एसेट का इंक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, एसेट को रिकॉर्ड कर देना, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर देना। यस और नो? तो हम कौन सी साइड करेंगे? अब मैं जिससे पूछता जाऊंगा वो जवाब देगा। मैंने बोला ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। तो अब आपके पास 3 बेनिफिट है, 3 लॉसेस है। रूल आपको पता है, अकाउंट का नेचर आपको पता है, क्या रिकॉर्ड कर पाओगे? एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, कौन सी साइड जाएगी? बाय इंक्रीज इन एसेट। जितने भी अमाउंट से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, कहां रिकॉर्ड कर दूं? कोई प्रॉब्लम? बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या बोल रही है तू? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना किस साइड लिखेंगे? टू डिक्रीज इन एसेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने को कहां लिखेंगे? टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज होने के लिए कहां लिखना पड़ेगा मुझे? यस और नो? अनरिकॉर्डेड एसेट को कहां लिखूंगा? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को कहां लिखूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब डिफरेंस अगर डेबिट साइड आ रहा है तो इसका मतलब गेन है, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यही होगा? यस और नो? ये क्लोज हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पूरा का पूरा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। बट अब बात आती, क्या यहां पे बात खत्म कर दी मैंने? नहीं नहीं, अब ये जो गेन आया किसकी वजह से आया? रिवैल्यूएशन की वजह से आया। तो इस पे जो गेन पे राइट है वो किसका होना चाहिए? पार्टनर्स का होगा। तो ये जो गेन है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, यहीं से ट्रांसफर मार देंगे ना, एंट्री पास करेंगे। किस रेशियो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एज इट इज इसको भी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो करंट अकाउंट में चला जाएगा, वो केस बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात आती है सर ओल्ड या न्यू में? दोनों तो सही है बेटा। रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हुआ है ना, तो रिकंस्टिट्यूशन हुआ है उस दिन से पहले वाला ओल्ड रेशियो होगा, तो ये पीएसआर मतलब ओल्ड वाला। कोई दिक्कत? पक्का? नोट तो नहीं किया ना किसी ने? अभी नहीं करेंगे, पहले समझ लेते हैं। हमने सिंपल एक अकाउंट की बात की जिसका नाम हमने दिया रिवैल्यूएशन। उसमें हम कर क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। केस बनते हैं 6। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, एसेट अनरिकॉर्डेड, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड। बच जाएगा डेबिट साइड बैलेंस तो आ जाएगा गेन, और क्रेडिट साइड तो लॉस। यही बात। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड इसका मतलब सारे गेन चले जाएंगे, डेबिट साइड सारे मतलब मेरे लॉसेस चले जाएंगे। यही मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। 110% 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा बोर्ड में, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है एडमिशन, रिटायरमेंट और पीएसआर में 6 मार्क का, जिसमें आपको क्या बनानी होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों अकाउंट के 2-2 नंबर होते हैं और 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। प्लस अब जनरल एंट्री की बात करते हैं तो जनरल एंट्री क्वेश्चन में आ जाती है, कंप्लीट जनरल एंट्री आ जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिस पे 3 मार्क्स की। तो 6 नंबर तो कहीं जा ही नहीं रहे। आज की क्लास आपको मिनिमम 6 नंबर दे रही है। अब बात करते हैं, लिखा नहीं है ना किसी ने, तो पहले बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री। ठीक है, साथ साथ कराता हूं, उसके बाद आप नोट करेंगे एक साथ। जनरल एंट्री आप मुझे पहले जवाब देते जाएंगे। जनरल एंट्री फर्स्ट, केस 1 इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एंट्री क्या करना होगा? जल्दी बताओ। जनरल एंट्री क्या होगी? टू रिवैल्यूएशन। एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट होगा, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू किया हमने, और अगर हम इसके थ्रू भी जाते हैं तो आप यहां पे भी तो देखोगे कि जनरल एंट्री लेजर से भी तो आपको बना करने आती है ना, तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? केस नंबर 2 डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। बताओ एंट्री। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? डन? समीर साहब, केस नंबर 3 इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी अकाउंट। केस नंबर 4 डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एंट्री बता दो जल्दी जल्दी यार। लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, केस नंबर 5 अनरिकॉर्डेड एसेट। एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट ही करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और केस नंबर 6 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या एंट्री होनी चाहिए? जल्दी बता दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू लाइबिलिटी अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर, अब एंट्री है जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन गेन। क्या करूंगा जल्दी बता दो, क्या होगी जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन गेन? हाँ जी, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस में बी, किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। और रिवैल्यूएशन लॉस के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगी, रिवैल्यूएशन और लॉस। क्या एंट्री होगी? देखो यार इंटरेक्टिव क्लास बनाओ, सिंपल, तुम्हें पता है, तुम फिर भी नहीं बोल रहे हो। क्या होगी मानविक एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टॉपिक ओवर, 6 नंबर डन।